नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम टू द पॉइंट विद आनंद वर्धन आप सबका स्वागत है। इसमें हम आनंद के साथ बात करते हैं पॉलिटिकल इश्यूज पर जो करंट होती हैं। ये आपने भी देखी थी ये मोदी जी की स्पीच के कुछ स्नैपशॉट्स हैं, मैंने ये लगाए हुए हैं। उनका फेशियल एक्सप्रेशन इसमें दिखाने का मेरा प्रयास है। ये एक प्रधानमंत्री हैं जो बोल रहे हैं एड्रेस टू द नेशन और ये खुशखबरी दे रहे हैं सारी जनता को कि किस तरह से आपके हाथ में अब बहुत सारा पैसा आ गया है। अब आपका बचत उत्सव, जीएसटी कम हो गई वगैरह वगैरह। तो एक तरह से ये खुशी जाहिर कर रहे हैं, बट इनका आप अगर फेशियल एक्सप्रेशन देखें और इनके पुराने किसी भी स्पीच से आप ये कंपेयर कर लें 2014 से जो भी दी हैं, ये बिल्कुल ही एक थके हुए ऐसे प्लीडिंग बिल्कुल इर्रेलेवेंट सा इनका ये एक भाषण था। आपने इसमें एक आनंद कार्यक्रम भी किया है, आपने शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ एक कोई भस्मासुर भी इन्हें कहा था उस कार्यक्रम में। तो पहले एक मैं बैकग्राउंड के ये किस लिए आए थे, ये क्या बोलना चाहते थे और क्या इसमें खुशखबरी थी हम लोगों के लिए? आनंद। नहीं, दो तीन चीजें थी जो मुझे लगता है। पहली चीज तो ये थी कि मोदी जी को लगा था कि मोदी जी जो लगातार इस देश के लोगों को लगातार बेवकूफ बनाने में कामयाब रहे हैं, उनको लगा था कि एक बार फिर से बेवकूफ बना लेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में अगर आपको याद हो तो नोटबंदी के बाद किसी ने आज तक क्या सवाल पूछा कि मोदी जी नोटबंदी क्या हुई? इस देश में क्या इनसे जब इन्होंने कहा था कि सबके खाते में कितने 15 लाख रुपए आएंगे, किसी ने पूछा कि मोदी जी वो पैसे कहाँ गए? इस देश में इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, किसी ने इनसे पूछा कि मोदी जी वो नौकरी कहाँ है? इस देश में थाली बजवाई, ताली बजवाई इन्होंने, उसके बाद किसी ने पूछा कि मोदी जी कोरोना और कोविड में तो क्या हुआ? इन्होंने जिस तरह का, अगर आपको याद हो, इन्होंने बताया कि हम वैक्सीन डेवलप कर लिए हैं और विश्व गुरु हो गए हैं। उस वैक्सीन के जो आज प्रूवन वो है कि कितने उसके नुकसान हुए हैं, क्या किसी ने इनसे पूछा? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी को ये लगता है कि मैं आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट एंड आई कैन गेट अवे विथ इट। मैं कुछ भी गलती करूंगा, कुछ भी बेवकूफ बनाऊंगा और मैं लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहूंगा। अब इस समय मेरे हिसाब से मोदी जी का यह लग रहा था कि वो जो जीएसटी कम किए हैं, उससे उनको लग रहा था कि वो जीएसटी कम करके लोगों को भ्रमित कर लेंगे। ये फिर से एक हड़बड़ाहट में लिया गया एक बहुत ही नितांत गड़बड़ फैसला है, जो बहुत, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हम जीएसटी से बड़ी राहत, तो लगाई किसने थी जीएसटी? मतलब तुमने इसके मतलब 7 साल तक इस देश के लोगों को लूटा। अगर तुम खुद ही कह रहे हो कि जीएसटी लगाई थी, नेहरू ने तो नहीं लगाई थी जीएसटी, दैट इज फॉर श्योर। ये जीएसटी का कंसेप्ट आपका था। जब आपने रात में 12 बजे एक उसको क्या इंडिपेंडेंस डे की तरह आपने ट्वीट किया था, एक विशेष सेशन बुला के ये सब आपने काम किया था। अब दूसरी बात यह है कि जो आप लोगों को पीट पीट के बता रहे हो, मार मार के, कि ये समझो कि ये बचत उत्सव, बचत उत्सव, सारे पेपर्स में ये है कि भाई उसको पेपर में निकालो कि हम कितना सस्ता दे रहे हैं। चाहे वो कार वाले, अच्छा मोदी जी ने क्या कहा है? मोदी जी ने सबसे आह्वान किया है कि सब लोग जाइए कार खरीदिए, सब लोग जाइए टीवी खरीदिए, सब लोग जाइए एसी खरीदिए। तो मतलब ये जो था नहीं कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहे थे, ये बिल्कुल सटीक ये है जो मोदी जी के ऊपर लागू होती है। 81 करोड़ मुफ्त राशन पे जीवन यापन करने वाला भारत का वो जो गरीब व्यक्ति है, वो जाके कार खरीद लेगा मोदी जी के अनुसार। अब मोदी जी कहेंगे नहीं नहीं, मैंने तो कहा है मिडिल क्लास के लिए। तो इस देश में 145-46 करोड़ में अगर मिडिल क्लास वैसे माना जाए तो 10 करोड़, मोदी जी की मान ली जाए तो 20 करोड़। तो क्या अगर मोदी जी की भी मान लें तो क्या बाकी 125 करोड़ लोगों के लिए क्या है? उससे इनकी, मतलब जो मेरी समझ है और जितनी मैंने, इससे कोई डिमांड नहीं रेज होने वाली है। इससे एक नई समस्या और शुरू हो गई है अजय, जो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज हैं उसका क्या होगा? क्योंकि उसका एक पैसा ना, वो क्या करेंगे? और वो एक बड़ी समस्या, और खास करके कार, टू व्हीलर, इन सब चीजों में बड़ी एक समस्या सामने बन के आ रही है। अब मोदी जी के पास इन सबका आंसर नहीं। मैंने तो कह दिया अब जो तुम्हारे मन में आया तुम करो, मैं तो अपना कह के निकल गया हूं।
ये बहुत से लोगों का ये मानना है और ऐसा कहना है कि इस जो जीएसटी है इसका फायदा, और ये प्रोफेसर अरुण कुमार के हवाले से कह रहा हूं, क्योंकि 1.5 करोड़ तक जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो जो ज्यादा बड़ी संख्या है, जो करीब 75-80% जो 1.5 करोड़ तक का व्यापार करते हैं, उनका इनपुट क्रेडिट उनको नहीं मिलती है। ये सर्वमान्य है, मतलब पता है उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है। वो जब बेचते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर टैक्स दे देना पड़ता है, उनको खरीदे हुए सामान पे वो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है। अब क्या हो रहा है, जो 1.5 करोड़ तक का छोटा व्यापारी है या छोटा उद्योगपति या जो जो भी इस पे टैक्स दे रहा है, उसका तो जस के तस रहा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, चाहे उसमें ब्लिंकिट आए, चाहे ये जितने आए, मतलब ये जो तुरंत आपके घर अमेजोन आए, जियो मार्ट आए, या जितने लोग हैं, इन सब लोगों को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये इनपुट क्रेडिट भी ले रहे हैं और आउटपुट क्रेडिट में उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जा रहे हैं। और जो आपके नुक्कड़ का जो बनिया है, या जो परचून वाला है, या जिसको आप जनरल स्टोर है, जो भी आप उसको बोलते हैं, वो अब उतना कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा। तो उसके साथ ऐसी एक उसको समस्या हो रही थी ब्लिंकिट से और इनसे कॉम्पीट करने में। आज की तारीख में वो उस कॉम्पिटिशन से और बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिला के जो मेरी समझ है, ये एक खराब स्थिति है उन लोगों के लिए जो छोटा बिजनेस करते हैं। दूसरा, मोदी जी ये कह रहे हैं कि बचत उत्सव, इनकम टैक्स हमने कम कर दिया और जीएसटी कम कर दिया। भाई, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट, लेट्स सी। आई मीन, अगर ये तो सामने ही सामने आ जाएगा ना जो और मैं एक बात जो मैंने कल कही थी, मैं उसको फिर से रेखांकित कर दूं। इस देश का जो जीडीपी या जो भी वो है, जो भी पैमाना हम नापते हैं, वो केवल संगठित क्षेत्र के लोगों का नापते हैं। संगठित क्षेत्र के लोग ही इस जीडीपी और इन सब के उसमें आते हैं, और वो कुल उत्पाद का केवल 6% है। 94% आर आउट ऑफ इट। तो आपके पास 94% का कोई डेटा नहीं है, और वहां पे जो आप जीडीपी की जो बता रहे हैं ना, 6% और 7%, इन सबका मानना यह है कि वो 1-8% की ही वहां ग्रोथ है। ये ग्रोथ 6-7% की नहीं है। ये आप उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन 94% जो सेक्टर्स हैं वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और लोगों के पास मतलब इस समय रोजमर्रा की जिंदगी और मुश्किल होती जा रही है। इसमें कहीं इस जीएसटी से कोई राहत मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अजय जी आनंद, मैं बस इसमें ये ऐड कर दूं, जो आपने मिडिल क्लास की बात की है, 6,500 करोड़ स्मॉल लोन्स डिफॉल्ट है बैंक्स का, जो पर्सनल लोन्स लोगों ने लिए थे और ये रूरल एरिया में है। अगर आप ये डिस्ट्रेस देख रहे हैं तो ये केवल शहरों वाले नहीं है, ये हमारे गांव तक ये डिस्ट्रेस पहुंच चुका है। एंड देर इज नो मनी लेफ्ट इन द हैंड। 20% हमारी प्राइसेस खाने के सामान की बढ़ी है पिछले 15 महीने में। आप अपने घर में देख लीजिए, दूध वगैरह, आपके यहाँ वर्कर्स हैं, उन सब की सैलरी पिछले 1 साल में बढ़ाई गई है, जो कि कहीं भी गिनती में नहीं आता है जब हम अपनी जीडीपी की बात करते हैं। खैर, अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी, इस पे आनंद हम अलग से भी एक कर सकते थे प्रोग्राम, और ये घंटे 2 घंटे भी चल सकता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। आप ट्रंप का देख लीजिए, हर 2 दिन बाद वो बोल देते हैं कि मैंने तो इंडो पाक वॉर रुकवाई थी, मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। H1B की मैं आगे बात करता हूं। हमारा सऊदी अरेबिया से, ये हमारे मोदी जी वहां गए थे और करीब 15 करोड़ रुपया खर्च किया गया। ऐसा माना जाता है कि ये कोई ऑफिशियल विजिट नहीं थी, ये पर्सनल विजिट पे वहां गए और सारा खर्चा भारत सरकार ने उठाया है। ऐसा ये कांग्रेस के अजय वासुदेव बोस ने ये डाला है, ये डेटा। और फिर जाके ये पाकिस्तान से इन्होंने आर्म्स का वो पैक्ट कर लिया, और अब सऊदी कहता है कि अगर पाकिस्तान पर अटैक किया किसी ने तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे।
तो स्पेसिफिकली H1B और जो हमारा ये डिजास्टर रहा है सऊदी अरेबिया के साथ, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आनंद। देखिए, दो चीजें हैं। पहले H1B की बात हम लोग कर लें। H1B ऐसा है कि जो एक तरह से एक वर्क परमिट होता है जिसमें 3 से 6 साल तक वहां पे अमेरिका में रहने की आपको परमिशन मिलती है। ये H1B वीसा हर वर्ष जो डेटा है उसके अनुसार, जैसे इस वर्ष करीब 70-71% जो वीसा टोटल अमेरिका जो रिलीज करता है H1B वीसा, उसका भारत लेता है। पिछले वर्ष भी वो 70%, 71%, 72% इसी के बीच वो घूमता है। तो भारत का एक बड़ा इसमें पाई भारत के पास, शायद इस साल 2,80,000 या कुछ इस तरह के वीसा भारत के पास आए हैं। होता क्या है कि ये वीसा जो खरीदने वाली वो कंपनीज होती हैं। कंपनी ये कहते हैं भाई हमें, हमारी कंपनी में इस तरह का काम है, इसमें इस तरह का हमें स्किल्ड व्यक्ति चाहिए, और वो स्किल्ड यहाँ पे अमेरिका में नहीं है, नंबर एक, और अगर है, पैसे की बात नहीं, वो उस तरह की स्किल यहाँ पे नहीं है, प्राइमरली स्किल नहीं है। अब उसके बाद अमेरिका कहता था ठीक है भाई स्किल नहीं है तो आप उसको आउटसोर्स करिए। तो उसके लिए वो 1,000 से $2,800 एक फीस देता था। उसके अगेंस्ट में ये जो मैंने बताया ना कि कभी 2.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख वीसा उसको मिलते थे, जो करीब 70% ऑफ द टोटल वीसा जो अमेरिका अपनी पॉलिसी के हिसाब से कि भाई इस साल हम 3 लाख वीसा रिलीज करेंगे, इस साल हम 2 करेंगे, इस साल हम 4 करेंगे, उसका 70% भारत के हिस्से में आता था। अब क्या हुआ है कि ये जो कंपनीज है उनसे कहा गया है कि आप 1,000 और 2,800 की जगह नाउ यू हैव टू पे 1 लाख, $1,00,000 आपको देना होगा। ये एक ऑलरेडी हो गया है, 21 सितंबर को ये ऑन हो गया है। दूसरी एक चीज जान लीजिए, जो आपने भी उस डेटा को कहीं यूज किया था, मैंने भी उसको देखा, जो एवरेज सैलरी जो H1B वीसा वाले लोग हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है, जो मीडियन सैलरी बोल रहे हैं, वो $97,000 पर ईयर है, $97,000 पर ईयर है। अब जरा ये समझने वाली बात होगी कि अगर $1,000 जब उस लाइसेंस की खरीद थी, उसको अगर हम उसको 5 साल मान लें तो $200 पर ईयर के हिसाब से अगर उसकी वैल्यू आती, यहां पे अगर वो $1,00,000 हो गया है तो उसकी वैल्यू $20,000 पर ईयर आएगी। तो सीधे सीधे जो कोई भी कंपनी है, अजय तो कॉर्पोरेट में आप काम किए हैं, कंपनी आज जब आपकी सैलरी देखती है तो उसका यूज करती है टर्म कॉस्ट टू कंपनी। आपको कितना दे रहे हैं, नहीं, कंपनी की जेब से कितना निकल रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे तो ये सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि जो 97,000 जो एवरेज लोगों को मिल रहा है उसको 20,000 तो घटा ही लीजिए, तो 77,000 पे ऐसे ही आ जा रहा है। ये एक बड़ी चुनौती है। जी जी। दूसरा ये है कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि ट्रंप इसको ट्रेड डील को नेगोशिएट करने, मेरे हिसाब से ट्रेड डील नेगोशिएट भी हो जाने के बाद ये $1,00,000 नहीं हटेंगे, जो मेरी समझ है। और उसका मुख्य कारण यह है कि ट्रंप बिल्कुल क्लियर हैं, अमेरिका में बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है कि भाई हम लोकल को ही ज्यादा नौकरी देना चाहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी वहां पे भी है। तो वो इसका बैरियर इतना ऊंचा कर दे रहे हैं कि उनके जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के मुकाबले ज्यादा महंगे हैं, उनको उन्हीं को लेना पड़े। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई रिलैक्सेशन आने वाला है। अब आपने बात कही सऊदी अरेबिया की, ये अजीब सी चीज है। सऊदी अरेबिया को एक चीज जान लीजिए कि सऊदी अरेबिया चूंकि वहां पे मक्का मदीना है, उसकी वजह से वो एक तरह से इस्लामिक वर्ल्ड का जो रिलीजियस वाला पार्ट उसका वो नेतृत्व करता है, उसका वो अगुआ बना हुआ है। वो अमेरिका के बहुत क्लोज है। भारत वहां 15, मतलब मोदी जी गए, 15 करोड़ रुपए कुल खर्च हुए, 10 करोड़ होटल में उन्होंने उड़ा दिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जिस दिन पहलगाम में अटैक हुआ था उस दिन मोदी जी सऊदी अरेबिया में थे। और ये इसलिए याद रखिएगा कि उसके बाद ही मतलब इंडिया तो भाई कहता था हम सऊदी से बहुत घनिष्ठ हैं और वहां तो मंदिर बनाने की जमीन ले रहे हैं और फलाना कर रहे हैं, धमाका कर रहे हैं। उसकी जगह हुआ क्या,
हार्श की रियलिटी यह है कि उसकी जगह पाकिस्तान उनके साथ एक डिफेंस डील करता है। और विश्व के इतिहास, इधर पिछले 10-20-50 साल के इतिहास में पहली बार एक डिफेंस डील हो रही है जहां पे एक जो इसके पास न्यूक्लियर आर्म है वो पार्टनर कह रहा है कि अगर इनके ऊपर कुछ आया तो हमारा न्यूक्लियर आर्म इनके लिए उपलब्ध है। ये ऐसा आज तक नहीं हुआ है। दूसरा, उस डील का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यह है जो आप बोल रहे थे कि अगर एक देश के ऊपर भी कोई दूसरे देश से लड़ाई होती है या आक्रमण होता है तो यह माना जाएगा कि वो दूसरे देश के ऊपर भी आक्रमण या लड़ाई है। मतलब भारत अगर पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करता है, जो भारत मानता है कि उसने आक्रमण किया था अभी पहलगाम के बाद, तो वो ये माना जाएगा कि वो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी आक्रमण किया है। और ये थोड़ी खतरनाक स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका एक बहुत बड़ा आपका जो पैसा आता है, रेमिटेंस आती है, वो सऊदी अरेबिया से भी आती है। तो आप सऊदी अरेबिया को भी नाराज करने की स्थिति में नहीं है। अभी मोदी जी ने बना ये लिया है कि भारत तो कहीं नाराज हो, हर जगह से लोग आंख दिखाते रहे, भारत किसी को आंख नहीं दिखा सकता है, ना चीन को, ना अमेरिका को, और बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जिसको भारत आंख नहीं दिखा सकता है। तो मेरा बिल्कुल निश्चित मान्यता यह है कि ये जो सऊदी अरेबिया वाला है ये हमारी खराब विदेश नीति का परिणाम है। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि हम वहां गए, नेगोशिएट किए, सब कुछ हुए और उसके बाद खाली हाथ वापस आ गए। वहां जाके अगर प्रधानमंत्री मोदी जी थोड़ा सीरियस रहते, उनका थोड़ा इसमें भी काम रहता बजाय फोटो खिंचवाने के, तो आज की तारीख में पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ अपने को ब्रैकेट कर पाने में उसको मुश्किल आई होती। अजय जी जी, आनंद, मैं जरा आंकड़े दे दूं H1B के। ये थोड़ा सा डेटा मैंने निकाला है कि कितने हिंदुस्तानी अफेक्ट होंगे इस साल H1B से। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सोशल मीडिया पर ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ओवरऑल इसका नेट ये है कि रफली 1 लाख भारतीय स्टूडेंट्स जो इस साल अप्लाई करेंगे उनको ये $1 लाख देने पड़ेंगे। तो ये लगभग $10 बिलियन ये जाएंगे कंपनी की जेब से अगर ये इन लोगों को रखेंगे। और माना ये जाता है कि इसमें से केवल 20% ही वहां पे लोग रखेंगे और बाकी 80% को अपने देश में वापस आना होगा। तो ओवरऑल स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है क्योंकि ये H1B वाले जब वापस आएंगे तो इन लोगों का क्या होगा हमारे यहाँ। नहीं, और अजय सिर्फ वापस ही नहीं आएंगे, जो ऑलरेडी जो H1B वीसा पे काम कर रहे हैं वो भी कोई 8-9 लाख एस्टिमेटेड है, ये सब 8-9 लाख लोग हैं वहां। नंबर एक। नंबर दो, एक और चीज याद रखिएगा कि जो H1B वीसा के बाद होता है ग्रीन कार्ड। लोग वहां ग्रीन कार्ड, क्योंकि भाई आप लगातार हैं, आप 6 साल से काम कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड में ये ध्यान रखिएगा कि लंबी रो है। वहां पे करीब 11 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। वो 32 साल बाद नंबर आएगा जो अभी अप्लाई कर रहा है। इस तरह की बातें हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि भारत को दोहरी मार पड़ेगी। एक मार तो ये पड़ेगी कि ये लोग वापस आ जाएंगे, इनको यहाँ पे नौकरी चाहिए होगी, तो बेरोजगारी पे भी एक और ज्यादा बेरोजगारियां हो जाएंगे। और दूसरा ये भी पड़ेगा कि जो रेमिटेंस आती थी अमेरिका से फॉरेन एक्सचेंज की, इनके माध्यम से वो रेमिटेंस में भी कमी आएगी। तो आप दोनों तरफ से आप थोड़ा सा जिसको कहना ना, आपके ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर माउंट होगा। अजय, तो मेरा ये आखिरी सवाल आज के लिए है कि हमारे मोदी जी GST के लिए अनाउंसमेंट करने चले गए और वो सब 20-25 मिनट तक बोलते रहे, जबकि समस्याएं गंभीर और भी हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है। ये हमारे IT सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा वार भी है। तो इसके ऊपर क्या कोई कर रहा है? हमारे जयशंकर जी भी US बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक मैंने ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं नहीं देखा है कि हम H1B जो रिजेक्ट होंगे वो उन लोगों का और इतनी भारी संख्या में होंगे। ऑलरेडी हमारे देश में IT इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। तो ये भारत सरकार कर क्या रही है इसके लिए, आनंद?
जी, नहीं, और मैं ये भी कहूं कि जो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कल। मोदी जी को दो तीन चीजों पे और बोलना चाहिए था मेरे हिसाब से। मोदी जी को H1B वीसा के साथ बजाय ये सब करने के, जीएसटी और क्या क्या करने के, मोदी जी को कहना चाहिए था कि भाई देश में ये तो नौकरी लगती है, आप बाहर गए थे, आज की तारीख में नहीं है, भारत खुले हृदय से इन लोगों का स्वागत करेगा, हम इनकी कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम बनाएंगे, कुछ इस तरह की बात करते। और हम इनसे आग्रह करेंगे कि इतने साल आप रह चुके हैं तो कुछ ऐसा नया इजाद करिए, भारत के लिए कुछ करिए, उसको एड्रेस कर देते। भले ही उसका कुछ करते ना करते, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई देखो ये एक्नॉलेज कर रहे हैं। दूसरा, मोदी जी को मेरे हिसाब से एसआईआर और ये जो वोट चोरी का मामला है उस पर भी कुछ ना कुछ वक्तव्य देना चाहिए था, क्योंकि आपको लगता है कि आप उसमें वक्तव्य नहीं देके आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो आपके, और आप उसमें मतलब उस दलदल में आप और धंसते जा रहे हैं रोज। एक जो चीज जो सबसे इन सारी चीजों से रिलेटेड है वो है बेरोजगारी। मोदी जी को अगर झूठी बोलना था तो झूठी में बोल दिए होते कि मैं अगले, क्योंकि अब वो 2000 झूठ तो बोल ही रहे हैं, अब वो सारे टारगेट्स बताते हैं 2047 के, कि अब 2047 22 साल बाद वो टारगेट पूरे होंगे मोदी जी के, लेकिन तत्काल के लिए फिर से झूठ बोल देते। इसमें क्या फर्क पड़ता है कि बेरोजगारों के लिए हमने एक अपना ड्राइंग बोर्ड पे बना लिया है, बस मुझे आप 2029 का इलेक्शन जिताइए और उसके बाद देखिए कि मैं क्या कर देता हूं, और यहाँ पे कोई एक भी नौकरी मांगने वाला नहीं रहेगा, बल्कि बाकी दुनिया को हम नौकरी, कुछ इस तरह का झूठ बोल देते। कौन उनसे फैक्ट चेक करने जा रहा है उनका? तो वो अपॉर्चुनिटी छोड़े। और लास्ट, मुझे ऐसा लगता है इस देश में एक विषय बहुत प्रिय है सबको, वो सुनिए तो सबको अच्छा लगता है, सब लोग जाते हैं उसमें, वो है भ्रष्टाचार। वो सबसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति भी, अगर कोई अन्ना आंदोलन होता है तो एक मोमबत्ती जलाने वो भी चला जाता है, वो सरकार का वो व्यक्ति। तो आप बोलने को बोलते ना कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और खूब लोग इसमें ताली बजवाते, भ्रष्टाचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार, जिस तरह से वो हाँ 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 करवाते हैं, वो कुछ करवाते और खत्म तो नहीं करते, लेकिन अपना कुछ उस दिन के लिए खेल तमाशा हो जाता। लेकिन एक चीज ठीक है कि मोदी जी की इन तमाम कोशिशों के बाद भी जो हेडलाइन मैनेजमेंट है उसमें उसको वो प्रमुखता नहीं मिली है इन सब खबरों को जो प्रमुखता मोदी जी चाह रहे हैं। तो देश में भी इस समय बाकी चीजों की दिक्कत है, बाकी चीजें बहुत पीपल आर कंसर्न अबाउट इट, तो उसको नहीं एड्रेस करके, इफ यू आर नॉट एड्रेसिंग इट, इसका मतलब ये नहीं कि वो समस्याएं हैं ही नहीं, वो समस्याएं हैं, और आज नहीं तो कल आपको उसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। अजय। जी आनंद, आई थिंक मोदी जी तो नहीं, अब किसी और को ही एड्रेस करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो ही इज ऑन हिज वे आउट। जो इनकी हालत थी, हालत वैसी थी कि वो जब शेर बुढ़ा हो जाता है तो जो उसकी क्या हालत होती है उसी तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आनंद, जुड़ने के लिए, आपके समय के लिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।